सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे तीसरे लेसन की। तीसरे लेसन जो अपना सामाजिक विज्ञान का चल रहा था, आज तीसरे लेसन का लास्ट वीडियो होगा अपना पार्ट 5, मतलब 5वां वीडियो। और यह आपको पता है कि हर वीडियो में अपन एक पर्सन की चर्चा कर रहे हैं, और आज का पर्सन है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, चलो इनको देखते हैं अपन। जैसे हाल ही में 2019-20 की जो परीक्षा हुई है सामाजिक विज्ञान की, जस्ट 29 जून को एग्ज़ाम हुई थी। कोरोना की वजह से जो आगे बढ़ गई थी, उस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। उस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया था किसान आंदोलन से, वो आया था सीकर किसान आंदोलन। समझ गए बात। लास्ट जो एग्ज़ाम थी उसमें आया था बिजोलिया किसान आंदोलन। और अब जो 9th क्लास वाले बच्चे बिना एग्ज़ाम 10th क्लास में आ चुके हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन है, जिसके आने की लगभग पूरी संभावना है, वो कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं, और अपनी किताब में भी सबसे पहले यही आंदोलन दे रखा है। अब देखना, बिजोलिया जो है वो मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। रियासत और ठिकाना क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पॉइंट टू पॉइंट अपन चर्चा कर लें। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? बिजोलिया मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, जो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब समझना इसका मतलब, देखो जब ब्रिटेन का भारत में शासन था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज शासन किया करते थे, उस समय कुछ जगह ऐसी भी थी भारत में जहां राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। जहां राजा महाराजाओं का शासन होता था उसे कहते थे क्या? रियासत। जैसे उस समय भारत में कुल मिलाकर 565 रियासतें थी। उन 565 रियासतों में से 19 रियासत अपने राजस्थान में हुआ करती थी। उन 19 रियासतों में से ही एक रियासत थी, कौन सी? मेवाड़। तो अपन सिंपल इतना ध्यान रख सकते हैं कि अंग्रेजों के शासन के दौरान जहां राजा महाराजाओं का शासन था, उस क्षेत्र को क्या कहते थे? रियासत कहते थे। फिर जो रियासत का जो राजा होता था, कि भाई अब रियासत अगर कोई बड़ी रियासत होती थी तो राजा क्या करता था? उस रियासत को कई ठिकानों में बांट देता था। एक ठिकाने का एक ठिकानेदार नियुक्त कर दिया जाता था। राजा उससे कह देता था कि तेरे को यहाँ से क्या करना है? लगान लेना है, जो भी टैक्स वगैरह लेना है तू लेगा, और फिर मेरे पास भिजवा देना। अब ठिकाने में क्या होता था कि वो जो ठिकानेदार था ना, वो शोषण करता था किसानों का, ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करता था। इस कारण क्या करते थे? फिर किसान आंदोलन करते थे। तो मोस्टली आंदोलनों की यही वजह थी क्या? कि किसानों से ठिकानेदार होता था, वो ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करता था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया रियासत तो कौन सी रियासत में स्थित था? मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, और वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरे पॉइंट में बता दोगे आप कि भाई किसान आंदोलन करेंगे तो यहाँ कौन से किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे? यहाँ दाखड़ जाति के किसान, दाखड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया। ये बता देना कि भाई कौन सी जाति थी? दाखड़ जाति के किसानों ने यहाँ क्या किया था? आंदोलन किया था। फिर अपन ये चर्चा करेंगे इसमें कि यह आंदोलन 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक चला था। 1897 से 1941, टोटल कितने साल हो गए?
44 साल हो गए, 44 सालों तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था, यही था। 44 सालों तक चला था यह आंदोलन। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन भी यही था और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी कौन सा था, यही था। तो तीसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे, देखो पहले भी मैंने आपको कहा था कि बोर्ड परीक्षा में अगर अपने को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया करो कि अपन पॉइंट टू पॉइंट बनाकर उसका आंसर लिखें। क्योंकि जैसे हमारे पास जो बोर्ड की कॉपियाँ आती हैं, अगर कोई बच्चा पैराग्राफ में लिखता है ना, अब बोर्ड तो क्या करता है, मैं तो फिक्स दे देता है कि एक कॉपी के इतने रुपए देता है बोर्ड में कॉपी चेक करने के लिए, पैसे तो हालांकि मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को तो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर हमें आंसर दिखाई देता है ना, हाँ भाई मेवाड़ का ठिकाना दाखड़ जाती ये, तब वो पॉइंटों को देखकर हमें एहसास हो जाता है कि वास्तव में इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा लिखा है। तो अगर कोई पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो उसका तो आप प्रयास किया करोगे, उस पर्सन को आप कैसे लिखो, पॉइंटों में लिखो। हालांकि सारे पर्सन पॉइंटों में लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लिख सको ना उनको कैसे लिखना है अपने को, पॉइंटों में। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, यह आंदोलन कब से कब तक चला, 1897 से 1941। 1897 से 1941 तक चला, अर्थात 44 वर्षों तक चला था। इसी में लिख देना, यह राजस्थान का पहला तथा सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन कि भाई इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। देखो जब भी कोई बड़ा आंदोलन चलता है कोई ना कोई उसका नेतृत्व जरूर करता है कि हाँ भाई किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। तो जो व्यक्ति था उसका नाम था साधु सीताराम दास। यह आंदोलन साधु सीताराम दास के नेतृत्व में चलाया गया। अब देखो शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी किसान आंदोलन चलता था तो ज़्यादा जब टैक्स लगा दिया जाता था, ज़्यादा लगान लगा दिया जाता था, तब आंदोलन करते थे किसान। समझ गए बात। और यहाँ के किसानों की तो बेचारों की बहुत बुरी दुर्दशा कर दी थी। यहाँ कुल मिलाकर 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे किसानों पर। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे। यह माना जाता है कि किसानों की जितनी भी इनकम होती थी उसका लगभग 87% भाग तो टैक्स में चला जाता था। उनके पास बचा कितना? मात्र 13%। अब कोई किसान बेचारा पूरे साल मेहनत करे, 13% उसके पास खुद के पास रहे, 87% वो टैक्स का दे दे तो आंदोलन नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो एक पॉइंट में आप बताओगे 84 प्रकार। अब यहाँ टैक्स मत लिखना, उसे कहेंगे अपन लाग बाग, मतलब उन पे जो लगाया जाता था ना उस पर। 84 प्रकार के लाग बाग के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया। देखो शुरू में अपन ने ये 5 पॉइंट लिखे हैं, एक जनरल और सामान्य सा परिचय दिया अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो ये तो आपको लिखना है। अब इसको मिटा देता हूँ। पॉइंट नंबर 6 से अपन स्टार्ट करेंगे। 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको कॉपी में उतार लेना। अब देखो पहले तो किसानों पर बेचारों पर ये इतना सारा भार लाद दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया एक ठिकाना था और ठिकाने पर नियुक्त किया जाता था किसको? ठिकानेदार को। तो 2 ठिकानेदार इतने निकृष्ट हुए थे, इतने बेकार हुए थे, जिसने किसानों पर और ज्यादा टैक्स लगा दिए। 84 प्रकार के तो लाग बाग थे ही।
तो दो ठिकानेदारों का नाम था, एक का तो था करशन सिंह और एक का नाम था पृथ्वी सिंह। छठे पॉइंट में लिखेंगे अपन, ठाकुर करशन सिंह व पृथ्वी सिंह ने किसानों पर और अधिक कर लगाकर किसानों का क्या किया, शोषण किया। अब देखो इन्होंने क्या कर लगाया, कौन कौन थे, एक तो करशन सिंह और दूसरा ठाकुर। करशन सिंह के बाद में जो ठाकुर बना था उसका नाम था पृथ्वी सिंह। अब करशन सिंह ने तो एक टैक्स लगाया था 1903 में और पृथ्वी सिंह ने एक और टैक्स लगाया था, वो था 1906 में। सुनना कौन कौन सा टैक्स लगाया। करशन सिंह ने तो एक टैक्स लगा दिया 1903 में, उस टैक्स का नाम था चौरी कर। कौन सा कर लगा दिया, चौरी कर लगा दिया। अब चौरी कर क्या होता था कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो पुत्री के विवाह पर उसे 5 रुपए राजकोष में जमा करवाने पड़ेंगे। अब अगर कोई किसान या कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो उसके तो बेचारे के वैसे ही खर्चे का काफी लोड रहता है, अब वो तो खर्चा होगा ही होगा, उसके अलावा 5 रुपए उसे राजकोष में जमा करवाने पड़ेंगे। बेटी के विवाह पर 5 रुपए राजकोष में देने वाला ये नियम बनाया जब इसने, तो किसानों ने इस नियम का विरोध किया और किसानों ने बेटी की शादी करना कुछ समय के लिए क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद क्यों किया, ताकि मतलब उसको लगे ठाकुर को कि हाँ भाई किसान इसका ज्यादा क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो ये तो था चौरी कर। पृथ्वी सिंह ने 1906 ईस्वी में एक कर लगा दिया जिसका नाम था तलवार बंदाई कर। इसका मतलब ये था कि यदि कोई भी उत्तराधिकारी बनेगा, जैसे रियासत या ठिकाने में राजा की मृत्यु हो गई, राजा की मृत्यु के बाद अगला राजा बनेगा, तो अगला राजा बनेगा मतलब अगला उत्तराधिकारी बनेगा, तो तलवार अगले उत्तराधिकारी के बांधी जाएगी। क्यों, तो तलवार बंधाई का मतलब हो गया कि जब कोई उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो उत्तराधिकारी बनने पर सभी लोगों को वहां क्या जमा करवाना पड़ेगा, टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। यही कर क्या कहलाया, तलवार बंधाई कर। तो इससे किसान और ज्यादा भड़क गए। तो ये दोनों टैक्स लिखने अपने को, इसी पॉइंट में लिख देता हूं, ये पॉइंट नंबर चेंज मत करना, छठवां ही चलने देना। ठाकुर करशन सिंह ने 1903 ईस्वी में चौरी कर लगाया जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है, अपनी बेटी की शादी करता है तो उसे राजकोष में 5 रुपए जमा करवाने होंगे। समझ गए बात। अब 5 रुपए अपने लिए तो हालांकि मानते हैं, अब आज के समय 5 रुपए की कोई खास वैल्यू नहीं है। 5 रुपए की तो कई लोग बाग तानसेन खा जाते हैं चलते फिरते, पता ही नहीं चलता 5 रुपए भी निकल गए क्या जेब से। लेकिन उस समय तो 5 रुपए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। 10-12 रुपए में तो बेटी की शादी हो जाती थी। अब उस समय 5 रुपए देना किसानों के लिए कितना मुश्किल काम होता था। इसका किसानों ने विरोध किया। किसानों ने विरोध किया।
तथा कुछ समय तक शादियां बंद कर दी। अब बेटी की शादियां बंद कर दी, इसका मतलब बेटे की भी कहाँ से होगी भाई, रियासत में आपस में ही शादी हो रही थी, बेटी देने वाला ही नहीं होगा तो बेटे को बेटी कौन देगा। कुछ समय तक शादियां बंद कर दी, ये किसानों ने विरोध किया। तो ये तो ठाकुर कृष्ण सिंह का था। अब ठाकुर पृथ्वी सिंह ने 1906 ईस्वी में तलवार बंधाई कर लगा दिया, जिसके तहत नया उत्तराधिकारी बनने पर, नया उत्तराधिकारी बनने का मतलब नया जो उत्तराधिकारी होगा उसके तलवार बांधी जाएगी। नया उत्तराधिकारी बनने पर कर लगा दिया गया। अब देखो यहाँ तो चौरी कर में तो फिक्स था 5 रुपए, यहाँ तलवार बंधाई कर में फिक्स नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कोई राशि नहीं लिखी। तो ये अपने को 6वें पॉइंट में उल्लेख करना है। अब देखो बाल गंगाधर तिलक का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तिलक का एक समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का नाम था मराठा। हालांकि मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र थे तिलक के, लेकिन हम उल्लेख करेंगे कौन से समाचार पत्र का, मराठा समाचार पत्र का। बाल गंगाधर तिलक, जो कि हालांकि राजस्थान के नहीं थे, रहने वाले तो महाराष्ट्र के थे वो। बाल गंगाधर तिलक का एक समाचार पत्र निकलता था, उस समाचार पत्र का नाम था मराठा। उस समाचार पत्र में भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन का तिलक ने क्या किया, उल्लेख किया। उस समाचार पत्र में तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में एक लेख लिखा और बिजोलिया के किसानों की हृदय से प्रशंसा की कि वास्तव में आप प्रशंसा के योग्य हो। क्योंकि देखो अगर कोई हमारा शोषण करता है तो शोषण करने वाले से ज़्यादा दोषी होता है जो शोषण सहता है। तो अगर हम शोषण का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे में वो ताकत है विरोध करने की, इसका मतलब हम प्रशंसा के योग्य हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के किसान जब इन सब का विरोध कर रहे थे तो तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों की प्रशंसा में क्या लिखा था, लेख लिखा था। कौन से समाचार पत्र में, मराठा में। तो 7वें पॉइंट में अपन तिलक के बारे में लिखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा में बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के किसानों लिख देते हैं अपन, बिजोलिया के किसानों की प्रशंसा में एक लेख लिखा था। अब इसके अलावा देखो तिलक ने और क्या किया था। अब बिजोलिया तो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था कि बिजोलिया तो एक ठिकाना था। रियासत, पूरी जो रियासत थी वो कौन सी थी, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था क्या, बिजोलिया। तो उस समय पूरी मेवाड़ रियासत का जो राजा था उसका नाम है फतेह सिंह। तो तिलक ने मेवाड़ रियासत के राजा फतेह सिंह को एक पत्र लिखा कि हे फतेह सिंह, मेवाड़ का इतिहास देखो, आप कितना गौरवशाली इतिहास है और आप किसानों पर इतने टैक्स लगाकर क्यों इस इतिहास को आप कलंकित कर रहे हो। ये पत्र किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसको लिखा था, मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को लिखा था। इसके अलावा तिलक ने मेवाड़ के शासक या मेवाड़ के राजा लिख देते हैं अपन सिंपल, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को पत्र लिखकर कहा कि मेवाड़ का इतिहास
इतना गौरवशाली रहा है, आप बिजोलिया के किसानों पर, यहाँ आप अपनी भाषा में लिख देना कि हाँ भाई कि आप उस रियासत के शासक हो जिसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, फिर भी आप बिजोलिया के किसानों को क्यों परेशान करे हो, क्यों प्रताड़ित करे हो। यहाँ आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख देना। मेवाड़ का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, आप बिजोलिया के किसानों पर इतने कर लगाकर इस इतिहास को कलंकित कर रहे हो। मतलब ये तिलक ने पत्र लिखा है किसको, जो मेवाड़ का शासक था फतेह सिंह, उसको। अब एक देखो इस ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, कई जगह इस किसान आंदोलन की प्रशंसा हुई थी। एक माणिक्य लाल वर्मा का नाम भी आपने सुना होगा। माणिक्य लाल वर्मा ने गीत गाया था और उस गीत का नाम था पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत? पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या की थी? प्रशंसा की थी। तो उसका भी आपको उल्लेख करना है। माणिक्य लाल वर्मा ने भी पंछीड़ा गीत के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रशंसा की। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रशंसा की। तो प्रशंसा करने वालों में एक तिलक हो गया और एक कौन हो गया? माणिक्य लाल वर्मा। 8 पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद में देखना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। अब साधु सीताराम दास को लगा कि हाँ भाई ये मेवाड़ रियासत तो ऐसे तो मानने वाला है नहीं, तो साधु सीताराम दास ने एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को बुलाया और उसको इस आंदोलन की जिम्मेदारी सौंप दी कि आप अपने नेतृत्व में आंदोलन चलाए। किसको बुलाया साधु सीताराम दास ने? विजय सिंह फतिक को। तो 9वें पॉइंट में अपन लिखेंगे साधु सीताराम दास के बुलाने पर विजय सिंह फतिक कहाँ आए? बिजोलिया आए तथा इसके बाद विजय सिंह फतिक ने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पहले तो नेतृत्व कौन कर रहे थे? साधु सीताराम दास, लेकिन साधु सीताराम दास के बुलाने पर कौन आए? विजय सिंह फतिक बिजोलिया आए। और फिर नेतृत्व कौन करेगा? विजय सिंह फतिक। अब देखो विजय सिंह फतिक ने सबसे पहले तो क्या किया? 1917 में एक बोर्ड का गठन किया। उस बोर्ड का नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। बिजोलिया की जो फटार है ना, फटार का मतलब होता है जमीन से ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है ना, फटार। ऊपरमाल एक फटार है, वहाँ एक बोर्ड का गठन किया कि हाँ भाई बोर्ड का मतलब कि ये जो अपना आंदोलन चला रहे हैं तो एक कमेटी बना लेते हैं, इस कमेटी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाए, जो भी निर्णय करे कमेटी ले। तो उस बोर्ड का नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। पंच का मतलब निर्णय करने वाले, बोर्ड का मतलब एक कमेटी हो गई। और जहाँ इसका गठन हुआ था उस जगह का नाम था ऊपरमाल का फटार, तो बोर्ड का क्या नाम रखा गया? ऊपरमाल पंच बोर्ड। तो उसके बाद आप लिख देना 1917 में विजय सिंह फतिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया।
ये आप लिख देना 1917 ही थे ना इसकी सन, हाँ सही है। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया और यहीं से एक समाचार पत्र निकाला। उस समाचार पत्र का नाम था उपरमाल का डंका तथा उपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र निकाला। देखो ये प्रश्न इतना बड़ा क्यों करवा रहा हूं, उसका कारण भी मैं आपको बता दूं। ये कहा था मैंने कि इस लेसन से आपके जो प्रश्न आएगा वो एक ही प्रश्न आएगा, 6 नंबर का आएगा, लेकिन प्रश्न दो आएंगे, दोनों हथवा में आएंगे। इसी लेसन के दोनों प्रश्न होंगे, दोनों में से कोई सा एक आपको करना पड़ेगा। तो हो सकता है राजस्थान के किसान आंदोलन का वर्णन करो, ये क्वेश्चन भी आ जाए तो भी 6 नंबर का होगा। हो सकता है ये ना आके अकेला यही दे दे बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन करो, तो ये अकेला भी 6 नंबर का प्रश्न बनने लायक है। इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पूरा याद करना है। अब सुनना, कानपुर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र चलता था और उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप। अब जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र चलाया जाता था, विजय सिंह फतिक ने कहा गणेश शंकर विद्यार्थी से कि आप इस बिजोलिया किसान आंदोलन को आप अपने समाचार पत्र में लिखो, इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो विजय सिंह फतिक के कहने पर उस प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख किया गया। और प्रताप जो समाचार पत्र था वो भारत का उस समय एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था और उस समाचार पत्र में प्रकाशित होने की वजह से इस बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे राष्ट्र में क्या मिली? एक अलग पहचान मिली। तो एक उल्लेख अपने को वो भी करना है। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर के लिख देते हैं अपन, कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप नामक प्रताप समाचार पत्र, समाचार पत्र का क्या नाम था? प्रताप। समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था विजय सिंह फतिक के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इस समाचार पत्र में भी उल्लेख किया गया। समाचार पत्र में भी उल्लेख किया गया जिससे इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। हालांकि और भी लंबा चौड़ा है बिजोलिया किसान आंदोलन, लेकिन अपने 6 में से 6 नंबर आ जाएं, वहां तक अपना ये काम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कंप्लीट। 11 पॉइंट मैंने आपको करवाए, कोशिश करना 11 के 11 पॉइंट आप याद रखवाओ और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में एक बड़ा किसान आंदोलन हो रहा था, कौन सा? सिक्कर किसान आंदोलन। लेकिन सिक्कर किसान आंदोलन का उल्लेख अपने को नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन होते हुए भी अपन इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिक्कर किसान आंदोलन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लास्ट ईयर का जो प्रश्न रिपीट होता है उसके रिपीट होने की कोई संभावना नहीं होती। 99% तो देखो संभावना होती नहीं, और बाई चांस 1% संभावना है। तो ये भी तो है ना कि भाई इसमें अथवा में प्रश्न आएंगे,
सीकर किसान आंदोलन आ गया तो अथवा में बिजोलिया किसान आंदोलन आ गया तो अपन कौन सा कर देंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसलिए ज़्यादा ठीक ये रहेगा, सीकर किसान आंदोलन छोड़ो। अगला किसान आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया के बाद में दूसरा तुम्हें याद करना है, 3 किसान आंदोलन लेंगे अपन राजस्थान के जो प्रमुख है। बेंगू किसान आंदोलन। और कई बार अपन कमेंट्स करते हैं तो एक बच्चे ने कमेंट्स करके ये भी पूछा था कि सर आप जो ये करवा रहे हो ये कंप्लीट करवा रहे हो क्या। वो भी मैं आपको बता दूं, मैं जो भी लेसन करवा रहा हूँ कंप्लीट एक तो सामाजिक का कोर्स करवाऊंगा, समझ गए बात, और इस तरीके से कराऊंगा कि 1% भी आपको कहीं से और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपन जो टेक्स्ट बुक और ये मार्केट से लाते हैं ना, इनमें क्वेश्चन भरे पड़े होते हैं। कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, अपने लेसन से बाहर 1% भी नहीं आएगा, समझ गए बात। जो भी 1 से 20 तक लेसन तुम्हें करवाए जाएंगे, क्योंकि हमें पता रहता है बोर्ड का पेपर कैसे बनता है, किस पैटर्न पर आधारित होता है। हर लेसन के बारे में आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस लेसन से बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, समझ गए बात। कहीं कोई किताब भी आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो वीडियो देखो और साथ के साथ इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, ताकि बार बार अपने को ये वीडियो ना देखना पड़े। 1 या 2 बार तो वीडियो देख लो, जिससे कि क्या रहे कि अपने दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। 1 बार कंप्लीट वीडियो देखो और दूसरी बार जब इसे देखो तब आप अपने नोट्स बनाते जाओ, समझ गए बात। दिमाग में बात बिल्कुल भी मत लाना कि और कहीं से भी अपन पढ़ लें, डेस्क वर्क हल कर लें, क्योंकि डेस्क वर्क में इनमें इतने अटपटे प्रश्न आते हैं कि अब वो तो क्या है कि डेस्क वर्क बनाने वाले तो कहीं से भी उठाया और क्वेश्चन डाल दिया। एग्जाम में अगर कोई बच्चे के ये भी दिमाग में है ना कि हाँ भाई अपने तो 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, हालांकि सामाजिक में मैथ में ज़रूर पॉसिबल होता है 100 में से 100 नंबर लाना, सामाजिक में थोड़ा कम पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत की तो अपने पढ़ाई में से 100 नंबर वो ला सकता है। चलो अब अपन बात करें कौन से किसान आंदोलन की, बेंगू किसान आंदोलन की। बिजोलिया और बेंगू में काफ़ी कुछ समानता है। देखो बिजोलिया में मैंने आपको बताया था मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है, ये भी कहाँ का है, मेवाड़ रियासत का ठिकाना। बेंगू मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। जो वर्तमान में, बस फर्क इतना सा था, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है और ये बेंगू वर्तमान में कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। फिर वहां अपन ने लिखा था कि यहाँ दाखड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया था। बिजोलिया में लिखा था ना, बेंगू में भी कौन सी जाति के किसानों ने आंदोलन किया था, दाखड़ जाति ने। क्योंकि मेवाड़ रियासत में सर्वाधिक किसान कौन सी जाति के थे, दाखड़ जाति के थे, तो यहाँ भी आंदोलन किसने किया था, दाखड़ जाति के किसानों ने। तो दूसरा पॉइंट वो का वो यहाँ दाखड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। वहां फिर अपन ने नेतृत्व की बात की थी। अब कब से कब तक चला, वहां तो अपन ने बिजोलिया के बारे में तो उल्लेख किया है, यहाँ अपने को ये उल्लेख नहीं करा कि कब से कब तक चला। यहाँ 1923 की एक घटना जरूर लिखेंगे, वो अपन बाद में लिखेंगे। बिजोलिया का नेतृत्व तो किसने किया था, साधु सीताराम दास ने, और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। और यह आंदोलन भी किसके खिलाफ था, लाग बाग के खिलाफ था। लाग बाग के खिलाफ था। अब देखो, जब किसान यह आंदोलन चला रहे थे
तो किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक आयोग का गठन किया गया। ब्रिटिश सरकार थी, सरकार तो ब्रिटेन की थी, ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया कि भाई ये, और उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग का गठन कर दिया कि आप किसानों की समस्या का समाधान करो, लेकिन ट्रेंच आयोग ने किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। जब ट्रेंच आयोग ने किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया, तब 13 जुलाई 1923 को किसानों ने एक सभा रखी। कहाँ पे? बेंगू में। बेंगू में जब किसान सभा कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने उन किसानों पर गोलियां चलवाई, और गोलियां चलवाने से दो प्रमुख किसान थे, एक तो करपाजी और रूपाजी, ये क्या हो गए? उसमें शहीद हो गए। तो पहले तो ट्रेंच आयोग के बारे में लिखेंगे अपन। किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, लेकिन इस आयोग ने किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया। तो जब किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो भाई किसान तो एक मीटिंग तो बुलाएंगे। तब उन्होंने 13 जुलाई 1923 को एक बैठक बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी। कहाँ? बेंगू में। और जहां पुलिस ने गोलाबारी की, 2 जने शहीद हुए, करपाजी और रूपाजी। इसके अलावा वहां महिलाओं को भी काफ़ी अपमानित किया गया। 500 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लास्ट पॉइंट का उल्लेख करेंगे अपन 6वें पॉइंट में। फिर ये आंदोलन समाप्त। क्योंकि बड़ा आंदोलन तो देखो वही आएगा, कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर ये पूछा जाएगा ना आपसे तो ये टिप्पणी के रूप में आएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें एक ये भी बनता है, निम्न पर टिप्पणी लिखो। 3 चीजों पर आपसे टिप्पणी पूछेगा, तीनों 2-2 नंबर की हो जाएंगे। तो कितने नंबर का प्रश्न बन जाएगा? 6 नंबर का। पांच पॉइंट हो गए थे ना। 13 जुलाई 1923 को किसानों ने बेंगू में एक सभा बुलाई। लेकिन इस सभा पर पुलिस ने, क्योंकि पुलिस तो किन की थी? अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश सरकार की थी। पुलिस ने गोलियां बरसाई। सही, ये लिख देते हैं अपन, जिसमें करपाजी व रूपाजी 2 प्रमुख व्यक्ति थे। करपाजी व रूपाजी शहीद हो गए। 500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया गया। अधिक किसानों को गिरफ्तार किया गया तथा महिलाओं को अपमानित किया गया। वैसे तो यहाँ तक भी अपना चल जाएगा, लेकिन एक छोटा सा उल्लेख अपन और कर देते हैं। वो ये है, क्योंकि बिजोलिया से लगभग जुड़ा हुआ सा ये, इसमें बिजोलिया वाले पॉइंट आ रहे हैं कई पॉइंट, और बिजोलिया वाला एक पॉइंट इसमें और डाल सकते हो आप। क्या कि भाई जब ये कांड हो गया तो किसानों का आंदोलन क्या पड़ गया? थोड़ा ठंडा पड़ गया, क्योंकि बेचारे डर भी तो गए ना किसान। अब किसानों का आंदोलन जब ठंडा पड़ा, इस बात का पता चला किसको? विजय सिंह फतिक को। तो विजय सिंह फतिक खुद कहाँ आ गए? बेंगू आ गए, और वापस किसानों में जोश भरा। लेकिन उसके बाद विजय सिंह फतिक को भी गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। तो विजय सिंह फतिक का और उल्लेख कर देना। इसके बाद
जब आंदोलन कमजोर पड़ गया, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया तो आंदोलन तो कमजोर पड़ेगा ही, तब विजय सिंह फतिक बेंगू आए, लेकिन विजय सिंह फतिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह फतिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब विजय सिंह फतिक बिजोलिया किसान आंदोलन में भी आए थे, तो बेंगू किसान आंदोलन में भी आए थे। लास्ट तीसरा किसान आंदोलन लेंगे अपन, कौन सा, नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना पड़ता है कहाँ पे, अलवर में। तीसरा किसान आंदोलन कौन सा है, नीमू चना किसान आंदोलन। समझ गए बात। इसमें सिंपल सा ये लिखना है, पहला पॉइंट तो यह वर्तमान में, नीमू चना लिख देते हैं, नीमू चना वर्तमान में, वर्तमान में अलवर जिले में स्थित है। अब देखो यहां क्या था नीमू चना में, यहां नियम ये बना रखा था कि सुअरों को नहीं मारा जाएगा, लेकिन सुअर किसानों की फसलों को खराब कर देते, तो किसान इतने परेशान थे, सुअर के हाथ लगाना भी गुनाह माना जाता था। अब भाई सुअर खेत में घुस गए, हम उसको डंडा मार के नहीं भगाएंगे तो वो तो अपनी फसल खराब कर देंगे, तो सुअर अधिकांश किसानों की फसलें खराब कर देते थे। तब किसानों ने विरोध किया, फिर 1921 में छूट दे दी कि आप किस सुअरों को मार सकते हो, भगा सकते हो। तो दूसरे पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, यहाँ सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था। तथा ये सुअर किसानों की फसलों को खराब कर देते थे। हालांकि सुअरों वाला तो 1921 में फिर नियम बना दिया था कि आप सुअरों को भगा सकते हो, मार सकते हो, वो 1921 का अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ, ये तो थी समस्या, तो ये तो हालांकि थोड़ी बहुत दूर हुई, लेकिन 1925 में किसानों पर लगान की दर और ज़्यादा बढ़ा दी। जब किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी, तब 1925 ईस्वी में किसानों ने नीमू चना में एक सभा बुलाई, और इस सभा पर छज्जू सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी था, उसने क्या चलाई, गोलियां चलाई, जिसमें 156 लोग मारे गए और 600 लोग क्या हो गए, घायल हो गए। लेकिन छज्जू सिंह ने इस सभा पर गोलियां चलाई, जिसमें 156 लोग मारे गए तथा 600 लोग घायल
हो गए। अब देखो इतने लोग मारे गए थे, अपन ने इसे लास्ट वीडियो में देखा था एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो वहाँ जलियांवाला बाग में तो एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहाँ भी राजस्थान में यही तो हो रहा था, एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जिस पर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, तो इस कारण इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चौथा पॉइंट लिख देते हैं अपन, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसके साथ ही अपने राजस्थान का तीसरा किसान आंदोलन कंप्लीट, और इसी के साथ ही अपना तीसरा लेसन भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे चौथे लेसन के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से जारी रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।